एक गांव में एक दूध वाली रहती थी। वो एक चुड़ैल थी। उसकी असलियत के बारे में किसी को नहीं पता था। वो रात होने पर खुद को अपने घर में कैद कर लेती थी। फिर 12 बजते ही वो चुड़ैल में बदल जाती थी। वो चुड़ैल अपने घर के सारे दीपक बुझा देती थी ताकि कोई उसे चुड़ैल बना हुआ ना देख ले। जो भी गांव वाला रात होने पर उसके घर के बाहर से गुजरता था, उसे वहाँ से बहुत डरावनी डरावनी आवाजें आती थी। अरे मर गए रे, ये कैसी आवाज है भाई? कहीं ये भैंस ऐसी आवाज तो नहीं निकाल रही? फिर वो गांव वाला वहाँ से भाग जाता है। उस भैंस को दूध वाली की सच्चाई के बारे में पता होता है। फिर सुबह होने पर वो दूध वाली फिर से आम औरत में बदल जाती है और अपनी भैंस का दूध निकालने लगती है। बस कुछ दिन और, एक बार मैं इन गाँव वालों का विश्वास जीतकर बहुत सारे ग्राहक बना लूं, फिर अपनी दूध में अपना काला जादू वाला जहर मिलाकर इन सब गाँव वालों को भी अपनी बिरादरी में शामिल कर लूंगी। फिर वो दूध वाली अपनी भैंस का दूध निकालकर गांव में बेचने जाती है। दूध गाढ़ा और सस्ता होने की वजह से सब लोग उसी दूध वाली से दूध लेने लगते हैं। अरे वाह, तुम्हारा दूध तो एकदम गाढ़ा है। अब से हर रोज तुमसे ही दूध खरीदूंगा। इसी तरह वो चुड़ैल बहुत सारे ग्राहक बना लेती है। ये सब देखकर कल्लू दूध वाले को बहुत गुस्सा आता है। अरे ये कैसे हो सकता है? आखिरकार ये विमला इतने कम दाम में इतना गाढ़ा दूध कैसे बेच सकती है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। फिर रात होने पर विमला फिर से अपने असली रूप में आ जाती है और चुड़ैल बन जाती है। वहीं कल्लू दूध वाला भी उसके घर पहुंच जाता है। वहाँ उसे डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे बाप रे, ये कैसी आवाज है भाई? ये तो कोई भूत प्रेत की आवाजें लगती हैं। फिर वह विमला के घर में खिड़की से झांक कर देखता है। विमला चुड़ैल बनकर बैठी हुई होती है, लेकिन अपने घर में अंधेरा किया हुआ होता है। इस वजह से कल्लू को कुछ दिखाई नहीं देता। उसे बस डरावनी डरावनी आवाजें ही सुनाई देती हैं। भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर बस अब इंतजार खत्म हुआ। मैंने बहुत सारे ग्राहक बना लिए हैं। मुझे आज ही इस काम को अंजाम देना होगा। फिर विमला दूध में जहर मिला देती है। उसकी भैंस उसे ऐसा करते देख लेती है और चाह के भी उसे रोक नहीं पाती। फिर विमला दूध बेचने गांव की ओर चल देती है। अरे आओ विमला बहन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरी कल ही नई नई शादी हुई है। मैंने सोचा क्यों ना अपनी बीवी को सुबह सुबह चाय बना के दी जाए, वह खुश हो जाएगी। फिर विमला कांचा को दूध दे देती है। वहीं दूसरी तरफ वो भैंस खुद को आजाद करवाने की बहुत कोशिश करती है और जोर जोर से रस्सी को खींचने लगती है और देखते ही देखते वो रस्सी को तोड़ देती है और सीधा विमला की ओर दौड़ पड़ती है। विमला दूध बेचने जा रही होती है, तभी वो भैंस जोर से विमला को टक्कर मारती है। अरे कमबख्त भैंस, ये तूने क्या कर दिया? मेरा सारा दूध गिरा दिया। तूने तो मेरी सारी तरकीब पर ही पानी फेर दिया। अब तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। कल तुझसे 2 गुना ज्यादा दूध वसूलूंगी। वहीं दूसरी तरफ कांचा उस जहरीले दूध की चाय बना लेता है और अपनी पत्नी को देने जाता है। प्रियतम, प्रियतम, जल्दी उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाया हूँ। जल्दी से पी लो, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। फिर उसकी पत्नी उठती है और खुशी खुशी वो चाय पी लेती है। चाय पीते ही उसे घबराहट होने लगती है। अजी, आपने चाय में क्या मिलाया था? इसे पीते ही मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और फिर रात होने पर फिर कांचा एक गुलाब का फूल लेकर वहाँ पहुँच जाता है। अनीता घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। अरे प्रियतम, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाया हूँ। तभी वो चुड़ैल गुर्राने लगती है। अरे मर गया रे। अरे प्रियतम, ये कैसा मजाक कर रही हो? कृपा करके। फिर कांचा डरते डरते उसका घूंघट उठाता है और डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। आओ ना कांचा जी, आओ ना, लाओ ना, वो गुलाब मुझे दो ना। अरे मर गया रे, ये नास मिट्टी तो चुड़ैल बन गई। अरे प्रीतम, ये तुम्हें क्या हो गया? सुबह तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, ये अचानक से चुड़ैल कैसे बन गई? हाय रे, मैं तो कहीं का नहीं रहा। मेरी बीवी तो पहली रात को ही चुड़ैल बन गई। अब क्या करूं? ए कांचा, जरा मेरे पास तो आओ, आओ ना। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अरे गांव वालों, मेरी तो किस्मत ही फूटी निकली। मेरी बीवी तो चुड़ैल निकली। अरे भाई, कोई मेरी मदद करो। अरे मर गया रे।
फिर कांचा भागता हुआ उस चुड़ैल दूध वाली के घर के बाहर से गुजरता है और उसी के घर के दरवाजे पर पहुंचकर मदद मांगने लगता है। अरे भाई, कोई है? जल्दी दरवाजा खोलो। अरे भाई, मेरी मदद करो। अरे दरवाजा खोलो, मेरी पत्नी चुड़ैल बन गई है। अरे मर गया रे। वहाँ उस घर के अंदर वो दूध वाली भी चुड़ैल बनी हुई होती है। फिर जैसे ही दरवाजा खुलता है, कांचा के होश उड़ जाते हैं। उस घर में भी चुड़ैल होती है। आओ ना। अरे मर गया रे। यहाँ भी चुड़ैल, घर पर भी चुड़ैल। आखिर ये सब क्या हो रहा है? कृपा करके मेरी जान बख्श दो। तभी कल्लू दूध वाला हाथ में मशाल लेकर वहाँ पहुँच जाता है। अरे कांचा भाई, जल्दी से यहाँ आ जाओ। फिर कांचा भागता हुआ जाता है और कल्लू के पीछे जाकर छुप जाता है। अरे कल्लू भाई, आखिर ये सब क्या हो रहा है? वहाँ मेरी पत्नी चुड़ैल बन गई है और यहाँ ये विमला दूध वाली भी चुड़ैल निकली। आखिर ये सब क्या हो रहा है भाई? भाई, मुझे तो इस दूध वाली पर पहले से ही शक था। इसके घर के बाहर से रोज रात को डरावनी डरावनी आवाजें आती थी। अब क्या करें भाई? ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसका मुकाबला कैसे करें? अब तुम दोनों को मेरी असलियत के बारे में पता चल गया है, इसलिए अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ सकती। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे कल्लू भाई, कुछ करो। अब ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर वो चुड़ैल कल्लू और कांचा को हवा में उठा लेती है और अपने घर में बने तहखाने में ले जाकर कैद कर देती है। अब जब तक मैं अपने मकसद को अंजाम ना दे दूं, तुम दोनों यहीं कैद रहोगे। बस कल सुबह होते ही मैं दूध में जहर मिलाकर पूरे गांव वालों को अपने जैसा बना लूंगी। तभी कांचा की पत्नी भी अपने घर से बाहर निकल जाती है और सीधा उस दूध वाली के घर पहुंच जाती है। मालकिन, मैं आपकी गुलाम हूँ, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? आज से आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। इन दोनों को हमारी असलियत के बारे में पता चल चुका है। तुम यहीं रुककर इन दोनों पर नजर रखो। बस एक दिन का इंतजार और फिर ये पूरा गांव हमारी बिरादरी में शामिल हो जाएगा। अरे प्रियतम, इधर देखो ना, मैं तुम्हारा पति हूँ। इतनी जल्दी भूल गई क्या? हाँ राजा जी, आपको कैसे भूल सकती हूँ? आप ही तो मेरे प्रियतम हैं। बस आज रात का इंतजार कर लो, कल सुबह आपको भी चाय पिलाकर अपनी जैसा बना लूंगी। फिर हम दोनों जन्मों जन्मों तक साथ रहेंगे। अरे मर गए रे। ये नास मिट्टी तो हमें भी अपने जैसा बनाना चाहती है। कल्लू भाई, अब क्या करें? एक गांव में मंगलू नाम का एक गरीब धोबी रहता था। बेचारा जैसे तैसे लोगों के कपड़े धोकर अपना और अपनी बीवी मालती का पेट भरता था। उसकी शादी को काफी साल हो गए थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। मंगलू की बीवी हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसकी कोई अपनी संतान हो जाए, पर ये तो उसका एक सपना ही रह गया। बेचारी मालती पूरा दिन दूसरों के बच्चों को खिलाकर अपना मन बहलाती। अपनी पत्नी मालती को ऐसे देख मंगलू को बड़ा ही दुख होता था, पर वो बेचारा कर भी तो क्या सकता था। एक दिन जब मंगलू और मालती नदी किनारे बैठे कपड़े धो रहे थे, तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे ये किसके बच्चे के रोने की आवाज है? हाँ, आवाज तो मुझे भी आ रही है, पर आखिर आ कहाँ से रही है? वो दोनों इधर उधर देखने लगते हैं तो उन्हें नदी में दूर से टोकरी बहती हुई आती दिखती है। बच्चे की आवाज उसी टोकरी में से आ रही होती है। अजी, वो देखो, मुझे लग रहा है कि ये आवाज उस टोकरी से आ रही है। चलो जल्दी से चलकर देखते हैं। मालती और मंगलू जल्दी से उस टोकरी को रोकते हैं। सच में उस टोकरी में एक छोटा सा बच्चा होता है जो शायद भूख की वजह से बुरी तरह से रो रहा होता है। हे भगवान, ये तो सच में किसी का बच्चा है, पर इसको ऐसे टोकरी में किसने डालकर यहाँ छोड़ दिया? भगवान जिसको औलाद देता है उसे कदर नहीं होती, और जिसे कदर है उसे भगवान औलाद नहीं देता। मालती उस रोते हुए बच्चे को बड़े प्यार से गोद में उठा लेती है और उसे गले से लगा लेती है। ये बच्ची कितनी प्यारी है, समझ नहीं आता कि कोई इतनी प्यारी बच्ची को कैसे छोड़ सकता है। अब इस बच्ची का कोई तो है नहीं, तो क्यों ना हम इसे रख लें? नहीं मालती, ये तो गलत होगा ना। जाने किसका बच्चा है, हम इसे कैसे रख सकते हैं? देखो, हमने इस बच्चे को कोई चुराया तो है नहीं, हमने तो बल्कि इसकी जान बचाई है। इस बच्चे पर अब बस हमारा ही हक है और मैं ही इसे पालूंगी। मालती मंगलू की एक बात नहीं सुनती और उस बच्ची को घर ले आती है। वो उसे पूरा दिन खिलाती रहती है और उसे खूब प्यार करती है। मालती उस बच्ची का नाम छाया रखती है और छाया के आने से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वो इतनी खुश पहले कभी नहीं थी। एक तो पहले ही हमारे लिए खाने को नहीं है, और अब ऊपर से हम छाया को कैसे पालेंगे?
मैं भूखी रह लूंगी पर छाया को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। अगले दिन जब मालती छाया को आंगन में नहला रही होती है तो उसे छाया के गले में एक लॉकेट मिलता है। ये तो बड़ा ही महंगा लग रहा है, लगता है ये बच्ची किसी अमीर घर की होगी, पर मुझे क्या, अब तो ये हमारी बच्ची है ना। मालती छाया को नहलाई रही होती है कि तभी वहाँ पड़ोस की कमला आ जाती है और वो मालती को एक बच्ची को नहलाते देख बड़ी हैरान होती है। अरे मालती, ये बच्ची किसकी है? किसका बच्चा चुरा लाई तू? ये कैसी बात कर रही हो तुम? ये मेरी बच्ची है। वो मतलब ये मेरी दूर की बहन की बच्ची है। उस बेचारी का किसी हादसे में देहांत हो गया, इसलिए उसके परिवार ने इस बच्ची की जिम्मेदारी मुझे दे दी है। अरे वाह, ये तो तेरे मन की हो गई। तू तो हमेशा से एक बच्ची चाहती थी और देख भगवान ने तेरी सुन भी ली। पर तुम गरीब लोग इस बच्ची का ध्यान कैसे रखोगे? इसे पालोगे कैसे? अरे हम दिन रात काम करेंगे और इसे रानी की तरह रखेंगे, बस फिर क्या। मंगलू और मालती दिन रात लोगों के कपड़े धोते और छाया की हर जरूरत पूरी करते। वो खुद फटे कपड़े पहनते पर छाया को हमेशा सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते। खुद भूखे रहते पर छाया को हर चीज खिलाते। धीरे धीरे करके छाया 5 साल की हो जाती है और अब मालती को उसकी पढ़ाई की चिंता होने लगती है। अजी, अब हमारी छाया स्कूल जाने लायक हो गई है। हाँ, पर स्कूल भेजने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? आप ऐसे मत बोलो। आपने जो मेरी दवाई के पैसे रखे हुए हैं वो निकाल लो और छाया को स्कूल में डाल दो। कैसी बात कर रही हो तुम मालती? तुम्हारे शरीर में इतना दर्द रहता है, तुम बिना दवाई के कैसे रह पाओगी? हैं? उन पैसों के बारे में तो सोचना भी मत। मैं कुछ और सोचता हूँ। अब मालती को दिन रात छाया की पढ़ाई की चिंता सताने लगती है। मालती अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है और छाया को स्कूल में डलवाई देती है। देख छाया, आज तेरा स्कूल में पहला दिन है, तू अच्छे से पढ़ाई करना और किसी के साथ शैतानी नहीं। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो। मालती अपने इलाज के पैसे छाया की पढ़ाई में लगा देती है और खुद तकलीफ सहती है। मंगलू को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर मालती को तो छाया के आगे कुछ दिखता ही नहीं था। एक दिन जब मालती बाहर आंगन में बैठी होती है तभी वहाँ छाया स्कूल से रोती हुई आती है। मालती उसे देख डर जाती है। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बच्ची को? छाया बेटी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? माँ, आज मैं स्कूल में गिर गई और मेरे कपड़े फट गए। देखो, मेरे जूते भी फट गए। माँ, अब मैं क्या पहनूंगी? अब मैं स्कूल कैसे जा पाऊंगी? अरे पागल, तुझे ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, एक काम कर, तू जल्दी से कपड़े बदल ले और ये कपड़े मुझे दे दे, मैं अभी से सिल देती हूँ। छाया कपड़े बदलकर फटे कपड़े मालती को दे देती है। मालती सुई धागा लेकर उस कपड़े को सिलने बैठ जाती है। कपड़े तो वो जैसे तैसे ठीक कर देती है, पर जूते कुछ ज्यादा ही फट चुके होते हैं, जो ठीक भी नहीं हो रहे होते। मालती रात को मंगलू से पैसे मांगने लगती है। आज छाया के जूते फट गए हैं तो मुझे उसके लिए नए जूते लाने हैं, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे मालती, घर में खाने को तो है नहीं और तुम पैसे मांग रही हो? मैं तो बोल रहा हूँ उसे स्कूल से निकलवा दो, क्योंकि मैं आगे इसकी फीस नहीं भर पाऊंगा। नहीं, ऐसे मत बोलो, मैं खुद काम कर लूंगी, पर मैं अपनी छाया को अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ। देखो मालती, हमें अपने घर के हालात भी देखने हैं। मैंने जब बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है तो नहीं है। कल से छाया स्कूल नहीं जाएगी, बस। मंगलू की ये बात सुनकर तो मालती को बहुत टेंशन हो जाती है। वो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाती। वो किसी भी हाल में छाया को पढ़ाना चाहती है, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। अगले दिन मालती मंगलू के धोबी घाट जाने के बाद मालती छाया को स्कूल भेजकर काम ढूंढने निकल पड़ती है। गांव में उसे कहीं काम नहीं मिलता, इसलिए मालती को गांव से बाहर जाना पड़ता है। मालती को एक बहुत बड़ा घर दिखाई देता है, जिसके गेट पर एक औरत खड़ी होती है। वो औरत बड़ी ही खड़ूस, लालची और बदतमीज होती है। मालती उसके पास जाती है। मेम साहब, आपके पास कुछ काम मिलेगा क्या? नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मेम साहब, मैं कुछ भी काम करूंगी, आप बोलो तो। मेरी छोटी बच्ची का सवाल है, अगर मेरे पास पैसे इकट्ठे नहीं हुए तो मुझे उसे स्कूल से निकलवाना पड़ेगा। उसके बाबा ने तो साफ मना कर दिया है कि उनके पास पैसे नहीं है, पर मैं अपनी छाया को पढ़ाना चाहती हूँ। ये अच्छा मौका है किसी से कम पैसों में काम करवाने का, इसे रख ही लेती हूँ। वो औरत मालती को काम पर रख लेती है, पर उससे इतने कम पैसों में खूब काम करवाती है। मालती तो काम मिलने पर ही खुश हो जाती है और मन लगाकर उस घर में साफ सफाई का काम करने लगती है। वो औरत मालती को जो पैसे देती है, मालती उन पैसों से सबसे पहले छाया के स्कूल के जूते लेकर आती है। ऐसे ही काम करते करते काफी दिन हो जाते हैं। छाया खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है। सालों बीत जाते हैं और अब छाया पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। उसके डॉक्टर बनने पर सबसे ज्यादा खुशी मालती को होती है। वो तो पूरे गांव में खुशी से नाचने लगती है और सबको बताती है कि उसकी बेटी डॉक्टर बन गई है। मेरा सपना आखिर पूरा हो ही गया, मेरी छाया पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई। डॉक्टर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मालती। तुमने जो छाया के लिए किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब आप दोनों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कल मैं मेम साहब को जाकर मना कर दूंगी। वैसे भी मुझे पता है मैं कैसे उस घर में मेम साहब का काम कर रही हूँ। उनके जैसा लालची और कंजूस इंसान मैंने नहीं देखा। क्यों ना मैं भी आपके साथ उनके घर चलूं? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगले ही दिन मालती एक मिठाई का डिब्बा लेकर अपनी मेम साहब के घर जाती है और छाया भी मालती के साथ जाती है। मेम साहब देखो, मेरी छाया डॉक्टर बन गई। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है, मुबारक हो छाया। मेम साहब जैसे ही छाया की तरफ देखती है तो उसकी नजर छाया के गले में पड़े हुए लॉकेट पर जाती है। लॉकेट देखते ही मेम साहब के होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ मेम साहब, आप चुप क्यों हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
अच्छा मेम साहब, ये लो मिठाई, और अब मैं चलती हूँ। हाँ, और अब कल से मैं काम पर नहीं आऊंगी। मेरी बेटी ने बहुत बड़ा घर लिया है शहर में, और अब हम उसी में रहेंगे, और अब मैं काम नहीं किया करूंगी। ये तो वही है जिसे मैंने सालों पहले पानी में बहा दिया था। मेरी बेटी ये तो डॉक्टर बन गई और खूब कमाती होगी, इसे तो रोकना पड़ेगा। मालती और छाया वापस जाने ही लगते हैं कि तभी मेम साहब उनको रोक कर बोलती है, रुको छाया, मेरी बच्ची, तुम मेरी बेटी हो। ये आप क्या बोल रहे हो? ये लॉकेट, तुम मेरी ही बेटी हो। माँ, ये सब क्या है? ये आंटी ऐसे क्यों बोल रही हैं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी बेटी। तुम लड़की थी, इसलिए मैं तुम्हें रखना नहीं चाहती थी और तुम्हें एक टोकरी में डालकर बहा दिया। तो आज आपका प्यार कैसे जाग गया? क्योंकि मैं डॉक्टर बन गई इसलिए? माफ करना, पर मेरी माँ ये है जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। आपने मेरे साथ जो किया वो माफी के काबिल ही नहीं है। बेटी चलो माँ, चलो यहाँ से। मेम साहब को अपनी बेटी मिलकर भी कभी नहीं मिलती और उसे जिंदगी भर उसे खोने का एहसास होता है। जिस बच्चे को वो लड़की समझकर बहा देती है, वही लड़की डॉक्टर बनकर उसे एहसास करा देती है कि बेटी किसी से कम नहीं। छाया अपने माँ बाप के साथ बहुत ही अच्छी जिंदगी बिताने लगती है और कभी अपनी असली माँ का नाम भी नहीं लेती।